उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि पितृभूमि। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। सबसे पहले तो ओहो रेडियो और मैं उत्तराखंड हूँ कॉन्क्लेव, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। अभी भी खेल सकता हूँ, बैडमिंटन भी खेल सकता हूँ। खेलोगे आप किसी दिन? बिल्कुल खेलेंगे सर। आपका जो मुख्य सेवक सदन में बैडमिंटन हॉल है, वैसे मैंने आज तक कभी उसमें नहीं खेला है। अच्छा। हाँ, उसमें कहते हैं बैडमिंटन कोर्ट है। हाँ। मुख्य सेवक सदन में तो मैं लोगों से मिलता हूँ, बैठक करता हूँ, ये करता हूँ। दूर दराज से जो लोग आते हैं, कभी महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, युवा आते हैं। आपके भी सब कार्यक्रम वहीं होते थे? बिल्कुल वहीं होते हैं। ये पहली बार यहाँ पहली बार उससे बाहर हो रहा है। जी जी जी। तो लेकिन किसी दिन खेलेंगे कहीं पर। बिल्कुल। दो हाथ आजमाएंगे। थैंक यू सर। सौंदर्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्याएं भी साथ साथ हैं। सरकार की तरफ से कैसे फटाफट उस चीज को लेके हैंडल किया जाए। आप गांव में गए थे और खेतों में रुपाई का दृश्य, महिलाएं हैं, कोई हुड़का बजा रहा है। तो उत्तराखंड राज्य कृषि और संस्कृति दोनों साथ साथ चलते हैं। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकार मेरे हिमालय। वाह। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज 29 तारीख में आप और हम यहाँ पे जुड़े हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग हमसे बाद में जुड़ेंगे। सबसे पहले तो आज 29 तारीख हमारा एक तरह से देखिए स्पोर्ट्स को लेके जो मेजर ध्यानचंद का कंट्रीब्यूशन रहा, उसका ये दिवस है। हम यहीं से शुरुआत करते हैं आज के इस कॉन्क्लेव की, और मैं आपको एक लाइटर नोट पे थोड़ा आपके बचपन में ले जाना चाहता हूं कि आपकी पसंद के स्पोर्ट्स क्या थे, और आज जब मौका मिले कभी तो आपको मन करता हो कि चलो दो हाथ हो जाए, तो कौन सा गेम है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ओहो रेडियो और मैं उत्तराखंड हूँ कॉन्क्लेव, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। और जो हमारे दूर दूर से इसमें युवा आए हैं, हमारे छात्र आए हैं, छात्राएं आए हैं, हमारे बच्चे आए हैं, तमाम अतिथिगण आए हैं, मैं उन सभी को आज खेल दिवस की बहुत बधाई देता हूँ। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, और मैं यहाँ आने से पहले उसी कार्यक्रम से सीधे इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आ रहा हूँ। तो आपने मेरे से पूछा कि कौन कौन से खेल, सब बताऊं? देखो, ये फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, और कक्षा 8 में आने के बाद मैंने बैडमिंटन भी बहुत खेला। अच्छा। और उससे पहले खो खो, कबड्डी, मैराथन, ये सभी किया। और इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तैराकी करी, जिसके लिए हमारे यहाँ कहते हैं बौं काटना। उधर पिथौरागढ़ साइड में तैरने को बोलते हैं बौं काटना। कितने लोग जानते होंगे इसमें बौं काटना? वाह, बहुत लोग जानते हैं। तो मैंने बौं बहुत काटा, स्विमिंग पूल में नहीं जी, नदी में, शारदा में। हाँ, बिल्कुल मेरे घर के सामने शारदा जी चलती थी। बिल्कुल खटीमा में आपके निवास के सामने ही। आप तो आए हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी दूरी है शारदा जी में और घर में? मतलब रोड खत्म होते ही सामने ही है। हाँ, रोड खत्म होते ही शारदा जी है। कई घंटों जो है, और मुझे लगता है कि 8 से 10 घंटे मैंने कंटिन्यूअस शारदा जी में तैराकी करी है। बौं काटना मैंने उसी को बोलते हैं। और क्रिकेट में खूब खेला, क्रिकेट भी। पिछली बार आपने देखा ही होगा, चुनाव से समय में मेरे हाथ में चोट लग गई थी। तेजस्वी सूर्या की बॉल में आपने एक चौका भी मारा था। फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन चौका मारा। टीम भी जीती हमारी जी, और अंततः टीम हमारी ही जीतती है। और अभी भी खेल सकता हूँ, बैडमिंटन भी खेल सकता हूँ। खेलोगे आप किसी दिन? बिल्कुल खेलेंगे सर। आपका जो मुख्य सेवक सदन में बैडमिंटन हॉल है, वैसे मैंने आज तक कभी उसमें नहीं खेला है। अच्छा। हाँ, उसमें कहते हैं बैडमिंटन कोर्ट है। हाँ।
पता नहीं, पहले लोग कहते थे बैडमिंटन कोर्ट है, मेरे समय में पता नहीं वो कोर्ट चलता है कि नहीं चलता। मैंने एक दिन भी उसमें खेला नहीं। मुख्य सेवक सदन में तो मैं लोगों से मिलता हूँ, जी, बैठक जी। करता हूँ, ये करता हूँ। दूर दराज से जो लोग आते हैं, कभी महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, युवा जी। आते हैं। आपके भी सब कार्यक्रम वहीं होते थे बिल्कुल पहले? वही होते हैं, ये पहली बार इस यहाँ बार हो रहा पहली बार उससे बाहर हो रहा है। है। जी 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 जी। तो लेकिन किसी दिन खेलेंगे कहीं पर, बिल्कुल। दो हाथ आजमाएंगे। ठीक है। थैंक यू सर। बौ काटने के साथ में मुझे एक चीज याद आ रही है कि गांव का जब जिक्र हो रहा है, अभी कुछ महीनों पहले रुपाई थी, आप गांव में गए थे और खेतों में रुपाई का दृश्य, महिलाएं हैं, कोई हुड़का बजा रहा है, और कैसा लगा? बहुत समय बाद मेरे ख्याल से आपने वो किया होगा। तो उत्तराखंड राज्य कृषि और संस्कृति दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या सोचते हैं? काव्य जी, आज आपने दो बातें मेरे से ऐसी पूछ ली। एक तो मेरे बचपन की बात पूछ ली, और ये जो रुपाई की बात आपने पूछी है। सच बताऊं तो मैं अपने स्कूल, अपने बचपन के दिन, खेती किसानी, जो छोटी किसानी हमारी थी, उसमें कितना काम करता था, कैसे मेरा जीवन बीता। मैं सच बताऊं तो आज का समय थोड़ा कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर जो आपने मेरा समय निर्धारित किया आधे घंटे का, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना भी है। जी जी। और इसको बताने के लिए मेरे पास कई घंटों, और मैं बचपन में चला जाता हूँ जब भी मेरे से कोई ऐसी बात करते हैं तो। जी। देखिए, पिछले दिनों मेरे को तारीख भी याद है, 4 जुलाई को मैंने जब से इस जिम्मेदारी पर काम करना शुरू किया, जी। उसके 4 साल पूरे हुए थे। और 4 साल का कार्यक्रम हरिद्वार में हुआ था। हरिद्वार से मैं सीधे खटीमा गया। अनेक कार्यक्रमों के बाद मैं रात को घर पहुंचा, तो वहाँ मैंने पूछा कि भाई आजकल क्या क्या हो रहा है, खेतों में क्या चल रहा है, कि रुपाई पूरी हो गई कि नहीं हुई। तो लोगों ने मुझे बताया, जो लोग थे वहाँ पर, कि रुपाई तो लगभग पूरी होने वाली है, लेकिन ये लगभग 2-3 बीघा का जो खेत है घर के पीछे स्कूल वाला, वो अभी रुपाई उसमें होनी है, 1-2 दिन में वो पूरा हो जाएगा। तो बस रात में 10 बजे करीब मुझे बताया। मैंने कहा चलो कल मैं भी आऊँगा। एक पूरन कापड़ी भी है वहाँ, जानते हैं, बगल में। तो वो कोई कार्यक्रम नहीं था। कई बार उसमें मैंने देखा माननीय हरीश रावत जी ने भी उसमें लिखा, और उन्होंने ये भी लिखा कि भाई कहीं किसी उनके पार्टी के शहजादे, उनके नेताजी ने भी जो है कहीं खेत में कहीं गए थे, वो ट्रैक्टर चलाया था, क्या करा था, कहीं रुपाई लगाई थी या कोई अभिनय किया था, मुझे पता नहीं है वो। तो उसमें लिखा था उन्होंने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन में मुझे ध्यान है कक्षा 5-6 के बाद, 5-6 में मैं पढ़ता हूँगा, लगभग मेरी आयु 11-12 साल की होगी, तब से मैंने बहुत रुपाई लगाई। क्योंकि उस समय रुपाई होती थी और बहुत ज़्यादा ऐसे साधन नहीं थे। पिताजी हमारे फौज में थे, माताजी के साथ जो है खेत में जाते थे, मैं भी जाता था, मेरी बहनें भी जाती थी, और जो कुछ लोग नेपाल के काम करने वाले आते थे वो भी ले जाते थे। सवेरे 8 बजे से शुरू होकर दिन में 1-2 बजे तक करते थे। फिर 1 घंटा 2 घंटे का बीच में विश्राम होता था, 1 घंटे लगभग। फिर उसके बाद 5-6 बजे तक, जब तक सूर्यास्त नहीं होता है, तब तक हम रुपाई लगाते थे। इसलिए बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी तो प्रैक्टिस है लग रहा है। आपने देखा होगा मैं खटाखट लगा रहा था। वो बीच जो है फटाफट रुपाई कर रहा था मैं जी। क्योंकि ये कोई एक दिन में कोई रुपाई लगाने चला जाए तो उसको नहीं समझ में आएगा। हालांकि मुझे भी 20-25 साल हो गए। मैंने मुझे लगता है कि 1995-96 के बाद मैंने भी नहीं लगाई थी रुपाई। और मैं दिन भर जो है रुपाई भी करता था। उससे पहले, बरसात होने से पहले, बरसात जब होती है, सावन का महीना आता है, और 15 जून से पहले खेतों की मेड़ बांधी जाती है, क्योंकि बरसात आने के बाद फिर वो मेड़ बांधना संभव नहीं होता है। और मेड़ इसलिए बांधी जाती है कि पानी रोका जाए। तो फावड़े से कई घंटों मेड़ भी बांधने का काम हमने बहुत किया है। और बैल भी जोते हैं। अब बैल चलाना भी थोड़ा मुश्किल काम होता है, और ख़ास तौर से जो आपने देखा होगा, उस दिन मैंने पटेला भी चलाया। जो लोग वहाँ, जिन्होंने खेती नज़दीक से देखी होगी, वो जानते हैं कि पटेला
चलाना भी थोड़ा मुश्किल काम होता है। बैलेंस बनाना। पटेला क्या होता है कि जोत के हैरो से, कल्टीवेटर से या हल से, ब्याज ये पहाड़ में थोड़ा कम होता है, मैदानी क्षेत्र में होता है। पहले हल जोता जाता है, जो छोटी जगह होती है जहाँ ट्रैक्टर नहीं जा सकता है या कल्टीवेटर नहीं लग सकता है, हैरो नहीं लग सकता है, तो उसके बाद उसको समतल करने के लिए बिल्कुल अच्छा सा वो बनाया जाता है ना, कीचड़, जिससे कि खट से जो है आप बीज निकालिए और रोप दीजिए बिल्कुल। अगर वैसे भी पड़ गया तो वैसे भी जम जाएगा। और इसमें ये होता है कि पानी भी सब जगह बराबर रहना चाहिए। बिल्कुल। तो पानी जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ मिट्टी लाके पटेले से वहाँ छोड़ी जाती है। उसका नियम ये होता है कि जहाँ ऊंचा है वहाँ पटेले में चढ़ जाइए, पटेले के साथ मिट्टी आ जाएगी और जो है गहरे पानी में छोड़ देगा तो बराबर हो जाएगा। तो मैंने पटेला भी चलाया, हालांकि अगले दिन माताजी मुझे, उन्होंने देखा, मैंने बताया तो नहीं उनको कि मैंने कोई पटेला चलाया, तो मुझे कह रही थी कि अरे तू इतने साल बाद क्यों पटेले में चढ़ गया, इसमें गिर जाते हैं, बैल रुकते नहीं हैं, बैल चलते चले जाते हैं, बहुत चिंता कर रही थी। तो कोई ऐसा थोड़ी ना कि तू पुराना वाला 25 साल का था तब का, तू तो ऐसे सोच रहा है कि जैसे पुराना वाला है तू। तो लेकिन मैंने मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। मतलब मैं पटेले में चढ़ा आराम से, और मुझे पहले से पता था कि 4 रस्सियां होती हैं उसमें, जुए में 4 रस्सियां होती है, एक दाहिनी तरफ दाहिने बैल के लिए, बाईं तरफ बाएं बैल के लिए, और बीच में जो जुए से रस्सियां बंधी होती हैं वो होती हैं आपके बैलेंस के लिए। मतलब अगर आपको बैलों को सीधे चलाना है तो आप बीच वाला दोनों रस्सियों को ढीला छोड़ दीजिए, बीच वाली रस्सी को पकड़ लीजिए, आराम से जो है बैल चलते चले जाएंगे। और जहाँ से मिट्टी ले जाके आपको छोड़ना है वहाँ छोड़ दीजिए। मैंने भी यही छोटा सा काम किया था, कोई ऐसा नहीं था वो बड़ा उसमें आ गया कि हमारे लिए सामान्य बात थी, लेकिन लोगों के लिए थोड़ा सा लगा। लेकिन मुझे लगा कि ये भी अच्छा रहा कि हमारे किसान अन्नदाता हैं, और अब मैं राज्य के इस मुख्य सेवक की जिम्मेदारी में हूँ, तो ज़रूर उनका मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। इतनी मेहनत करते हैं किसान अन्नदाता हमारे, लोगों के लिए अन्न लगाते हैं, पूरे दिन भर मेहनत करते हैं, अपना पसीना लगाते हैं, अपना इतनी मेहनत करते हैं। तो उनकी जो मेहनत है उनको प्रणाम करता हूँ मैं। उनके लिए मैंने उनके प्रति वो समर्पित होके कि खेती को लोग जो है और आजमाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, किसान आगे बढ़ने चाहिए, किसानों को नवाचार से जोड़ना चाहिए, किसान खेती हमारी जो एक संस्कृति का भी हिस्सा है, इसलिए वो हुड़किया छाप भी थी, उसमें गाने भी थे। सब लोगों ने उन्होंने जैसे मुझे पता लगा तो सब लोग वहाँ पहले आ गए, और ये सवेरे 6:30-7 बजे के बीच में इतना सा लगभग मुझे लगता है कि आधा पौन घंटा 1 घंटा लगभग मैं खेत में रहा और ये काम किया। और उसके बाद जब आई बात तो मैंने कहा हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रावत जी को भी कि जब उन्होंने ऐसी बात करी तो मैंने कहा कि मैंने धान लगाए, रुपाई करी, हल चलाया, पटेला चलाया, तो मेहनत करी, क्योंकि मुझे बड़ा पसीना हो गया था उस दिन। मैंने कहा कि ये धान बड़े अच्छे होंगे। अभी मैंने देखने भी गया था अभी थोड़े दिनों पहले, अभी फिर मैं जाऊंगा परसों 31 तारीख को, फिर मैं वहीं हूँ, मैं देखूंगा। और इस बार जो है जब धान कटाई होगी तब भी जाऊंगा। उसके बाद उन धानों को ठीक से चक्की में जो है कूट के उसके चावल बनेंगे, तो सब लोगों को, आपको भी और अपने सभी मित्रों को आमंत्रित करूंगा। वो बड़े मीठे होंगे, उसका भात बड़ा अच्छा होगा। सपोड़ा सपोड़ी भात दगड़ में, चलिए सपोड़ा सपोड़ी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब हम उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं, सौंदर्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्याएं भी साथ साथ हैं। बारिश का मौसम है, खूब सारी बारिश हो रही है, न चाहते हुए भी धराली हो, थराली हो, बड़कोट के इलाके में भी नुकसान हुआ। विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किस तरह से आप सोचते हैं कि पूर्वानुमान को लेके कुछ चीज़ें हो सकें, या बाद में अगर कहीं पे कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सरकार की तरफ से कैसे फटाफट उस चीज़ को लेके हैंडल किया जाए? देखिए, एक तो ये आपदाएं जो है इनका हमारे साथ चोली दामन जैसा साथ हो गया है, और प्रत्येक वर्ष हमको इन आपदाओं का सामना किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, या जल भराव हो रहा है, हिमस्खलन है, ये सभी रूप में आ रही है। और ये
उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि आज पूरे विश्व की समस्या हो चुकी है। और ये बहुत जो ग्लोबल वार्मिंग है, तमाम प्रकार की जो मौसम में जो लगा एक परिवर्तन आया है, पर्यावरण में परिवर्तन आया है, उसके पीछे वो बहुत बड़ा कारण है। हमारे राज्य में इस वर्ष हम अनेक आपदाओं का सामना एक साथ कर रहे हैं, चाहे धराली में आई हुई आपदा हो 5 अगस्त को, या श्याना चट्टी में जल भराव हो, उसके बाद थराली की आपदा हो, पौड़ी के सैंजी और पैठाड़ी क्षेत्र में आई हुई आपदा हो, या चमोली जनपद के थराली में हो, चेपुड़ों में हो, और आज ही थराली में, कपकोट में, बूढ़ा केदार क्षेत्र में, जखोली में, रुद्रप्रयाग में, उसके आसपास, गुप्तकाशी के आसपास आज कई स्थानों पर आज आपदा आई है। और दिवंगत भी हमारे बीच से लोग हुए हैं, उसमें उनकी जान माल की क्षति हुई है। मैं सबसे पहले तो उन सभी को, धराली में हो, थराली में हो, जितनी भी आपदाएं, पौड़ी जनपद में, राज्य के अन्य जनपदों में, पिथौरागढ़ में भी जहाँ भी आपदा आई है, उन सभी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। उनके परिवार के लोगों के साथ ऐसे समय में हम पूरी तरह से खड़े हैं। हमारा यही है कि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपदाओं के असर को कम कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम को हम मिनिमम कर सकते हैं। उसके लिए हर संभव हमने प्रयास किया। थराली की अगर मैं बात करूं तो अगले दिन मैं ही सबसे पहले वहां पहुंचने वाले, बाहर से जाने वाले लोगों से सबसे पहला व्यक्ति मैं ही था। मैं वहां पहुंचा, उसके बाद वहां टेलीफोन की व्यवस्थाएं, मोबाइल नेटवर्क, बिजली की व्यवस्थाएं, अन्य राशन से लेकर दवाइयाँ, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि नहीं था, वो सब व्यवस्थाएं करी जो सरकार की तरफ से सहायता हो सकती है, चाहे वो थराली का हो या पौड़ी का हो या अभी श्याना चट्टी हमारा बड़कोट के पास जहाँ की आप बात कर रहे हैं, उन सभी का। और आज प्रातःकाल से भी लगभग 4 बजे मुझे सूचना मिली कि आज रुद्रप्रयाग में जखोली के पास और गुप्तकाशी के पास 2 जगह पर आज बादल फटा है। उसके कारण से एक बीच में गधेरा बन गया है और कुछ जगह पर पूरा का पूरा लैंडस्लाइड होने से कुछ गाड़ियां खड़ी थी, वो सारी की सारी उसमें समा गई हैं। इसी प्रकार से थराली क्षेत्र में, कपकोट क्षेत्र में सभी वहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी, वहाँ के जिलाधिकारियों से भी प्रातःकाल से मैं लगभग 6 बजे के आसपास से मैं लगातार बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमने आज समीक्षा भी करी है और हमारा प्रयास है कि सभी जो आपदा में काम करने वाले जितने भी हमारी एजेंसियां हैं, चाहे वो भारत सरकार की NDRF हो, राज्य सरकार की SDRF हो, ITBP, पुलिस, हमारे जिला प्रशासन के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग, हेली सेवाओं को संचालित करने वाले सभी लोग मिलकर लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाएं, बचाव के कार्य करें। बहुत सारे लोगों को अस्पताल में भी ले जाना पड़ा है, हेली लिफ्ट भी किया है स्थानीय अस्पतालों के में जिनका इलाज नहीं हो पा रहा था, और तत्कालिक रूप से जो मदद हो सकती है हमने प्रावधान किया कि जिनका घर और कहीं जनहानि हुई है तो तत्कालिक रूप से 5 लाख रुपए की धनराशि का भी हमने एक प्रावधान कर दिया है इस वर्ष। और इसके अतिरिक्त तो जिन लोगों के पूरी तरह से फसल भी नष्ट हो गई, घर भी, होटल था, व्यवसाय था, होम स्टे था या कोई और काम था या उद्यान था, उसका भी हम आकलन कर रहे हैं। उसको भी, चूँकि हमारा काम है कि जो लोग आपदा में बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं, उनको नुकसान हो गया है, उनका जीवन फिर से पटरी पर आए जी। उसके लिए सरकार उनके परिवार की तरह है, हमारे परिवार के लोग हैं, हम सबको मिलकर और पूरे राज्यवासियों के लिए ये चुनौती है जो हर वर्ष हमको सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष तो हमारे साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लोग भी सामना कर रहे हैं, तो हम सब मिलकर इस चुनौती से भी पार पाएंगे, हिम्मत से काम लेंगे। हम सबको यही कहना चाहता हूँ मैं कि सबको खड़ा होकर ऐसे समय में आपदा पीड़ितों के साथ, आपदा प्रभावितों के साथ खड़ा होकर हम लोग जो है उनको मदद करें। बिल्कुल। उत्तराखंड राज्य में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी आ रही है, जो हम सब के सामने है कि 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए, 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हुई। एक और इन्वेस्टमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, वो हो रही है एजुकेशन के क्षेत्र में, कि पहले स्कूल एजुकेशन के लिए उत्तराखंड जाना जाता था, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि स्कूल के बाद कॉलेजेस के लेवल पे, यूनिवर्सिटी के लेवल पे देश और दुनिया के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। यहाँ पे हरिओम जी बैठे हुए हैं, तो इनके अकेले ड्रीमर संस्थान से पिछले महीने, एक ही महीने में 35 बच्चे NDA में सेलेक्ट हुए, तो ये अपने आप में उत्तराखंड के लिए बड़ी बात है। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि एजुकेशन हब के तौर पे उत्तराखंड को? देखिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज पूरे देश और दुनिया के लोग
जैसे आपने हरिओम जी की बात करी, इसके अतिरिक्त हमारे बहुत सारे यहाँ पर देहरादून हो या देहरादून के अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ आज कई देशों के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। और हमारा भी प्रयास है कि भाई स्किल अच्छा हो, अच्छी एजुकेशन हो और हमारे बच्चे एनडीए, सीडीएस, सिविल सेवा, अन्य सेवाएं, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, पत्रकारिता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, सभी क्षेत्रों में, डिफेंस के क्षेत्र में जाएं। और उसके लिए हमने तो स्कॉलरशिप की योजना भी प्रारंभ की है। अभी मैं कल ही एक दो दिन पहले मैंने एक बच्चे को सम्मानित भी किया। उसने एनडीए में उसका सिलेक्शन हुआ, तो उसने मुझे कहा कि आपने जो 50,000 रुपये की धनराशि का प्रावधान किया था इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, वो मेरे बहुत काम आया। तो हमारा प्रयास है कि आगे भी जो है हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। और अभी आज के दिन का मेरा एक कार्यक्रम और था। आज हमने एक जर्मन डेलीगेशन के साथ आज एमओयू भी साइन किया है जी, जिसमें वहाँ पर मैन पावर जो स्किल्ड होकर जाएगा सर्विस सेक्टर में जी, नर्सिंग है या अन्य सेक्टर हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रीशियन, पॉलिटेक्निक, आईटीआई ऐसे किए हुए जो बच्चे हैं, उनकी वहाँ पर बड़ी डिमांड है और उनको अब विदेशों में भी रोजगार मिलेगा। उनको स्किलिंग का काम हम यहाँ पर करवा रहे हैं। हमारे जितने भी आईटीआई, पॉलिटेक्निक, हमने इस आधार पर उनको ट्रेनिंग के लिए तैयार किया है और जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनको तैयार कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी जैसे स्किलिंग की उनको ज़रूरत होगी, जिस प्रकार का स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो हम यहाँ से करेंगे उसको। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि आप एक बहुत बढ़िया बैलेंस बना पा रहे हैं राज्य के भीतर भी और नेशनल लेवल पे भी, खासकर जब प्रधानमंत्री महोदय की बात आती है, जिस तरह से उनकी विजिट्स उत्तराखंड में लगातार होती हैं। आप शायद इकलौते मुख्यमंत्री हैं, सब लोग कहते हैं कि जिनकी लगभग 1-2 महीने में एक मुलाकात उनके साथ हो ही जाती है। और प्रधानमंत्री महोदय के बारे में खास बात यह है कि उनका बाकी चीजों को तो हम अप्रिशिएट करते ही हैं, उनका ह्यूमर बड़ा कमाल का है, जिसको बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। एक बार वो किसी बच्चे का कान पकड़ के कह रहे थे पबजी वाला है क्या, तो वो बड़ा उस तरह का। कभी आपके साथ कुछ हुआ, कोई संवाद हो रहा हो और हंसी मजाक में कोई ऐसी बात हो गई हो? प्रधानमंत्री जी बहुत ही तत्वज्ञानी हैं और मैं भी उनके बारे में जब तक पहले उनसे मिला नहीं था, मैं उनके बारे में थोड़ा ये सोचता था कि बहुत कड़क होंगे, बहुत ऐसे कि वो घर परिवार, व्यक्तिगत जीवन, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं वो करेंगे। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि छोटी छोटी चीज़ों पर, और मैं तो जब पहली बार ही मिला तो बहुत संकोच में कर रहा था कि मैं उनसे क्या बात करूंगा, क्या बात होगी। कभी मैं प्रधानमंत्री जी के सामने ऐसे बैठा नहीं था, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या प्रश्न पूछें, क्या कहेंगे मुझे। मैं जैसे एक स्टूडेंट अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, उस तरह से मैं तैयारी करता रहा रात भर। मेरे को जो है बार बार ये करना, वो करना, और जो है जब मैं उनके सामने गया तो सच बता रहा हूँ कि 2-3-4 मिनट के बाद मैं भूल गया कि मैं प्रधानमंत्री जी के सामने बैठा हूँ। उसके बाद वो इतना मौका देते हैं, इतने व्यक्ति के जो है कैसे एक व्यक्ति को बढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उस सच में इसका एक अद्भुत, मैं उनको ये भी कह सकता हूँ कि जो जहाँ वो आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं, आप देख रहे होंगे कितना सारा निर्माण उनके समय में हो गया, कितने सारे डिसीजन हो गए। आज भारत दुनिया का आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आज भारत दुनिया का विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इतने सारे डिसीजन, हर एक भारतवासी का मस्तक आज विश्वास से भी ऊंचा है। एक आत्मबल बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है। वहीं मैं ये भी कह सकता हूँ कि देश के अंदर मेरे जैसे असंख्य हजारों और लाखों नौजवानों को, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम भी उन्होंने किया है। और व्यक्तियों के निर्माण और उनके व्यक्तित्व के विकास में भी वो आधुनिक भारत के विश्वकर्मा जैसा मैं उनको कह सकता हूँ। वो इस प्रकार के हैं। और जब बहुत गंभीर बात होती है, तो जैसे अभी हमारी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हो रही थी, तो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में जब हम जाने लगे, 2024 की बात है, तो सब खड़े हो गए जाने के लिए। तो बोले कि अरे भाई, क्या चाय पानी की व्यवस्था नहीं है क्या सबके लिए? आज व्यवस्था नहीं करी है क्या? मतलब लोग बाहर निकलने को हो गए। तब उन्होंने, चाय पानी की व्यवस्था थी लेकिन वो नहीं कर रहे थे, उन्होंने सोचा बैठक खत्म हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के दिमाग में याद था कि भाई इतने समय से लोग बैठे हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे काम कर रहे हैं,
तो इनको चाय पिला के भेजना चाहिए। तो उन्होंने सबको चाय पिला के भेजा। तो ये उनका कमाल का व्यक्तित्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने अपने लिसनर्स से पूछा था कि आप कोई सवाल ऐसे हों जो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हो, तो हमारे एक लिसनर ने, बाकी तो काम के तो बहुत सारे आ रहे थे, एक किसी श्रोता ने, वो हरियाणा में रहती हैं, हमारी रेगुलर लिसनर हैं और ओहो रेडियो को ऐप के माध्यम से सुनती हैं, अनीता जी। उनका मैसेज आया कि उन्होंने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछेगा कि पॉलिटिक्स में स्ट्रेस बहुत होता ही है, काम इतने होते हैं, रिपोर्टिंग, ये वो, सबको देखना और सबको खुश रखना, सबसे कमाल। इस बीच में आपकी जिंदगी में कौन ऐसा है जो आपसे कहता है कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए? कौन ऐसा आपका स्ट्रेस बस्टर? नहीं, देखिए, मैं 2-3 चीजें बिल्कुल ऐसी आपके सामने आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा जरूर। और मुझे लगता है कि जहाँ इतने मेरे भारत के भावी कर्णधार बैठे हों, ऐसे युवा बैठे हों, तो मैं अपनी मन की बात करता हूँ जी। एक तो मुझे स्ट्रेस उस दिन होता है जिस दिन मैं खाली हो जाता हूँ। अच्छा। और मैं दिन भर काम करता हूँ, रात तक भी काम करता हूँ। कई किसी दिन ऐसा होता है कि 2 बज जाता है रात को और 5 बजे मेरा रोज का उठना होता है। तब भी मुझे ना थकान लगती है ना मुझे स्ट्रेस होता है। हाँ, लेकिन कई बार अपेक्षित चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कल एक हमारे मित्र थे अमर उजाला के, राकेश खंडूरी, उनका आकस्मिक एकदम निधन हो गया और परसों ही मैंने उनकी धर्मपत्नी जी से बात करी थी। मैं बड़कोट में था, वहीं से मैंने बात करी थी। मैंने कहा कि कैसा स्वास्थ्य है? उन्होंने कहा ऑपरेशन हो गया भाई साहब। और मैंने कहा किसी प्रकार की कोई आवश्यकता तो नहीं है? नहीं, बड़ा सफल ऑपरेशन हो गया। और बहुत मतलब ऐसे खुश थी वो कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि जैसे कोई बड़ा काम हो गया हो और मतलब आसान, मतलब अब कोई ऐसा नहीं है। और बोली कि 3-4 दिन के बाद आपको फ़ोन करेंगे, तब आप जो है थोड़ा इनके रूम के लिए कह दीजिएगा, एक अलग से रूम मिल जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ दिनों एडमिट होना होगा। और सब सवेरे लगभग 8 बजे बंशीधर जी बैठे हैं, इनका मैसेज आया मोबाइल पर तो कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं बैठक में नहीं आ पाऊँगा और उनको हार्ट अटैक, कुछ अटैक रात में और पड़ा है। तो मेरे को एकदम से धक्का सा लगा और मैं कम से कुछ घंटों में बड़ा विचलित हुआ। कल ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। या कई बार मैं तिरुपति में था जिस दिन धराली में आपदा आई थी और संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में था और वहीं कार्यक्रम में मैंने अपना विषय पूरा किया था। तब वहाँ उड़ीसा के राज्यपाल अपना भाषण दे रहे थे और इतने में पर्ची आ गई बीच में कि ऐसा ऐसा हो गया और मोबाइल पर वो वीडियो भी चलने लगा। अब मैं बहुत विचलित हो गया और मैं सीधे वहाँ से एयरपोर्ट आया। लगभग 3.5 घंटे लगते हैं। तो पूरे समय विचलित रहा। तो मुझे तब तक जो है आत्मसंतुष्टि नहीं हुई जब तक मैं वहाँ उतर नहीं पाया। बल्कि मैं तो अभी इनसे कह रहा था उस दिन, लोगों ने कहा वहाँ लैंडिंग नहीं हो सकती है क्योंकि जो हर्सिल का हेलीपैड है वो पूरा जलमग्न हो गया था। आर्मी का हेलीपैड बचा था, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने कहा कि जो एक ऐसी पार्किंग होती है ना जिसमें हवाई जहाज बिल्कुल जमीन के पास में आ जाता है और उसमें से आप उतर सकते हो नीचे, तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया। हालांकि फिर मैंने पायलट से कहा कि अब हेलीपैड दिख गया, अब उतार दीजिए। तो चलिए 4-5 ट्राई करने के बाद तो हम वहाँ पहुँचे। गगनानी के बाद उधर आगे जाके जो है भटवाड़ी के पास जो है वो मौसम बहुत ख़राब था, घाटी दिख ही नहीं रही थी हर्सिल से पहले वाली। तो वहाँ पहुँचा तो कुछ लोगों से मिला, देखा, वहाँ का हाल देखा, फिर उनके दुख सुख में सम्मिलित हुआ। तब मैं सामान्य स्थिति में आया कि मुझे लगा कि जो है ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ के साथ मिलता हूँ। मेरी माँ हमेशा मुझे दुलार करती हैं, प्यार करती हैं, उनका आशीर्वाद है। और उत्तराखंड की जनता भी, जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरी माताएं बहनें हमेशा अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह, कोई क्षेत्र हो, चाहे वो उत्तरकाशी का जनपद हो, चाहे वो रुद्रप्रयाग चमोली हो, या हमारा सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, या मैदानी क्षेत्र हो हरिद्वार, उधम सिंह नगर हो, जिस क्षेत्र में भी जाता हूँ मैं, या चक्राता के जौनसार क्षेत्र में जाता हूँ,
तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं उनके परिवार का हिस्सा नहीं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ ये सबसे बड़ा। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इस मामले में भगवान ने और जनता ने मेरे ऊपर विशेष कृपा की है कि मैं जिधर जाता हूँ वो लोग मुझे अपने परिवार की तरह आत्मसात कर लेते हैं। और मुझे भी लगता है कि मैं उनके सुख दुख में हर समय मैं उनके परिवार का ही सदस्य हूँ। उनको अगर पीड़ा होती है तो मुझे भी पीड़ा होती है। तो और उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से जितनी भी थकान लगी हो, जितने भी मन में कोई छोटी बहुत न्यूनता भी आती है, मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर आती है न्यूनता, लेकिन उसके बाद फिर से उत्साह के साथ खड़े हो जाते हैं और चलना है। सूर्य भगवान हमारे जो है प्रेरणा स्रोत हैं। जैसे वो किसी भी दिन रुकते नहीं हैं। किसी दिन रुकते हैं सूर्य? नहीं। अगर एक दिन रुक जाएंगे तो क्या होगा? सब रुक जाएगा, सब कुछ। अगर एक दिन रुक जाएगा तो ऐसा लगेगा कि अगर 2-3 घंटे नहीं आए तो प्रलय आ गई है, अंधकार हो जाएगा, जीवन की सारी गतिविधियां रुक जाएंगी, घंटे नहीं बजेंगे मंदिरों में, मशीनें नहीं चलेंगी, गाड़ियां नहीं चलेंगी, स्कूल, मंदिर, घंटाघर सब बंद हो जाएंगे। तो इसलिए वो रुकते नहीं है। वो मेरे भी प्रेरणा स्रोत है। मेरा भी यही काम है कि मैं भी रोज उनको प्रेरणा मान के प्रातःकाल उनको अर्घ्य देकर अपने रोज के काम में आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल। तो मन तो बहुत होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल बहुत पूछे जाएं, लेकिन क्योंकि उन्हें अभी दिल्ली भी जाना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बस आखिरी के 2 मिनट आपसे ले रहा हूं। जब आप पहली बार हमारे ओवर रेडियो के स्टूडियो आए थे 18 जुलाई 2021 को, उसके बाद 9 नवंबर 2021 को हमने सर्वे ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपके साथ रहा। उसके बाद लगातार ठंडो रे ठंडो। आपको याद है? बिल्कुल, ठंडो रे ठंडो। और जब आप हमारे आए थे, आपने मित्र मिले, साथी मिले, मैंने मिला, मुझसे आपने कविता सुनाई। और उसके बाद से तो ऐसा हो गया कि सर से वो जहां जहां जाते हैं सब बेड़ूपा को गवाते रहते हैं, ठंडो रे ठंडो गवाते रहते हैं। मैं ये चाह रहा हूं एक अलग तरह का गीत सुनना चाहेंगे? जोर से बोलिए, क्योंकि हमारी थीम है मैं उत्तराखंड हूं। तो उत्तराखंड को समर्पित एक गीत। सर मैं पहली लाइन गाऊंगा, आपको रिपीट करना है क्योंकि ये मजा आएगा। आप लोग ताली बजाएंगे साथ में? चलिए। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, मातृभूमि पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यर हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकार म्यर हिमाला। वाह! देखिए, ऐसे सुपर कूल मुख्यमंत्री होंगे तो किसका मन नहीं करेगा गवाने का? हाँ, मजा आया? एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ।